कैटेगराइज करते हैं 3 ग्रुप्स में, 3 क्लासेस में। हम ये देखते हैं कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली पास करते हैं। क्या करते हैं? कुछ मटेरियल्स जी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली पास करते हैं। ऐसे तमाम मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी पास नहीं करते या इंतहाई मिनिमम नेग्लिजिबल अमाउंट तक पास करते हैं। इन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। ओके। फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो थोड़ा बहुत हद तक जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को पास करते हैं। बहुत अच्छा पास नहीं करते बट पास करते हैं। इन मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। आपको पता है कि केमिस्ट्री में आपको बताया गया होगा कि जो एलिमेंट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं हमारे पास, या तो ये एलिमेंट फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कि या तो एलिमेंट फॉर्म में होता है मटेरियल या फिर कंपाउंड फॉर्म में होता है। अब ये स्पेशली आप यहां देखिएगा, मैं आप लोगों को बुक से ये क्या लिखा है, जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि एलिमेंट फॉर्म में नहीं पाए जाते, लेकिन जो अच्छे वाले इंसुलेटर्स हैं, जो गुड क्वालिटी के इंसुलेटर्स हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, वो ज्यादातर कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर? हेलो, क्या बताया मैंने? ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, जो बहुत अच्छे गुड इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, जो हाई वोल्टेज पर यूज किए जा सकते हैं, वो ज्यादातर जो है सिंगल एलिमेंट मटेरियल के बजाय कंपाउंड मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। एग्जांपल्स अगर यहाँ देखें, क्या लिखा हुआ? रबर। हम आमतौर पर रबर, प्लास्टिक, ग्लास, माइका एंड क्वार्टर्स, ये जो है ये कंपाउंड मटेरियल्स हैं और बहुत ही अच्छे गुड इंसुलेटर्स में शुमार किए जाते हैं। इसी तरह किसी ने ज्वाइन किया क्या? इसी तरह कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली पास करते हैं। इसमें भी दोनों तरह के मटेरियल्स हैं, सिंगल एलिमेंट मटेरियल्स भी हैं, कंपाउंड मटेरियल्स भी हैं। बट अगर हम गुड कंडक्टर्स की बात करें, वो मटेरियल्स जो बहुत ही लो रेजिस्टेंस के साथ हीट और करंट को पास करते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर्स होते हैं, वो तमाम के तमाम ज्यादातर सिंगल एलिमेंट मटेरियल्स हैं। कौन से हैं बेटा? वो ज्यादातर सिंगल एलिमेंट, यानी कि कंपाउंड जो कंडक्टर्स हैं, कंपाउंड इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, अलबत्ता सिंगल एलिमेंट कंडक्टर्स जो है, एलिमेंट मटेरियल्स जो होते हैं, वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। सही है। दोनों देखें रिवर्स हैं एक दूसरे के। जो इंसुलेटर्स हैं वो सिंगल एलिमेंट मटेरियल्स अच्छे इंसुलेटर्स नहीं होते, कंपाउंड मटेरियल्स बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर्स में क्या है, जो सिंगल एलिमेंट मटेरियल्स हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, कंपाउंड मटेरियल्स इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते। ठीक है, याद रखना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसके बाद जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, ये दोनों तरह के हैं। ये कंपाउंड मटेरियल फॉर्म में ही पाए जाते हैं और सिंगल एलिमेंट फॉर्म में ही पाए जाते हैं। जो सिंगल एलिमेंट फॉर्म में पाए जाते हैं आपके पास, स्पेशली ये देखिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि तमाम लोग देख सकें। सिंगल एलिमेंट जो मटेरियल्स हैं, उनमें क्या है? उनमें एंटीमनी है, आर्सेनिक है, बोरॉन है, प्लोनियम है, ठीक है ना, ये क्या है, टेलरियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। जो मोस्ट पॉपुलर हैं, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिनसे आप सब लोग फैमिलियर हैं, वो है जर्मेनियम, सिलिकॉन और कुछ हद तक बोरॉन। इसी तरह जो कंपाउंड मटेरियल्स हैं, जो सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, उनमें आपके पास है बेटा गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम फॉस्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है। एक मिनट नीचे वाले हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिएगा,
ये रहा, क्या लिखा हुआ है इसमें आपके पास गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम फॉस्फाइड है, गैलियम नाइट्राइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन जर्मेनियम की ये जो है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सिलिकॉन जर्मेनियम आर आल्सो कॉमनली यूज्ड। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनसे हम सब लोग वाकिफ हैं आमतौर पर। तमाम, अगर आप किसी से भी कहेंगे ना कोई सेमीकंडक्टर का नाम बताएं, वो कहेगा सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है। इतने पॉपुलर हैं कि लोअर क्लासेस से इन्हीं का नाम बताया जाता है हमें, ऐसे ही है। फिर सिलिकॉन वैली प्रोसेसर्स में सिलिकॉन यूज होता है, तो इसकी वजह से सिलिकॉन बहुत पॉपुलर है। तो ये जो सिंगल एलिमेंट, हेलो हेलो, जी सर, आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। ओके ओके। ये सिंगल एलिमेंट, जो सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स हैं, उन तमाम को हम उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर कैरेक्टराइज करते हैं। जितने भी सिंगल एलिमेंट आपके पास सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, ज्यादातर के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा ये जो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में एक की डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले ये बताइए कि करंट जो है फ्लो किस वजह से करता है? क्या चीज है जो वायर्स में फ्लो करती है, जिसकी वजह से मूव करती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है? एटम्स के टकराते हैं तो सर हाँ, कोई एक बच्चा बात करे। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो सर पे करंट प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल तो इलेक्ट्रॉन जब होता है तब के करंट आगे पास हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ड्रैग करते हैं किसी एक डायरेक्शन में, बेटा माइक म्यूट कर लें अपना आप लोग। जब इलेक्ट्रॉन ड्रैग करते हैं किसी एक डायरेक्शन में, तब हम कहते हैं कि करंट फ्लो करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो करंट है, मैम सर एक्सेप्ट कर ले, वो कुछ स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा देखते हैं बेटा, उन्हें कहे दोबारा रिक्वेस्ट भेजे। 1 मिनट कहिएगा, बोल देता हूँ सर। 63 ये आ गए, ओके ठीक है। एक ही थे ईमान के नाम से सर। हाँ, एक को मैंने ज्वाइन करवाया, मैं नाम नहीं देख पाया उसका। ठीक है सर, अभी अगर और आ जाए तो चले, ओके। तो बेटा मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इनकी डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से कहीं पहले हो चुकी थी। जो इंसान है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले से वाकिफ था। करंट भी पहले ही इंसान को पता चल गया था फ्लो करता है। तो चूंकि उस वक्त एक कॉन्सेप्ट था कि नेगेटिव चीजें तो होती नहीं है, चार्ज होगा तो पॉजिटिव ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद पता चला था कि नेगेटिव चार्ज भी होता है, उसी वक्त पता चला था ये। तो शुरू में ये माना जाता था कि जो करंट फ्लो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। फिर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि पानी जो है ऊंचाई से गहराई की तरफ फ्लो करता है, हाइट से बॉटम की तरफ, ठीक है। हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर्स टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर्स। तो एक ये तो कॉन्सेप्ट बन गया कि चीजें हमेशा हायर पोटेंशियल से टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल फ्लो करती हैं, मूव करती हैं। तो ये माना गया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। तो चूंकि पॉजिटिव चार्जेस थे तो वोल्टेज भी पॉजिटिव था, पोटेंशियल भी पॉजिटिव था, तो इसलिए माना गया कि करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। बहुत बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो पता चला कि करंट तो फ्लो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्जेस तो मूव ही नहीं कर पाते, वो तो बेचारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ऐसे ही होता है ना। हेलो, यस सर। तो पॉजिटिव चार्जेस तो प्रोटॉन्स पर होते हैं, वो तो मूव ही नहीं कर सकते। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के बगैर तो वो न्यूक्लियस से बाहर आ ही नहीं सकते, ठीक है ना।
तो उस वक्त पता चला कि एक्चुअली करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इससे पहले जो कॉन्सेप्ट क्या था, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली वही कॉन्सेप्ट ठीक था। फिर उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए होल्स करंट का कॉन्सेप्ट आया कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से आगे जाता है तो उसकी जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट, एक खाली जगह, इस एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाती है। पीछे वाला इलेक्ट्रॉन उसकी जगह लेता है तो एम्प्टी स्पेस पीछे चली जाती है। तो यूं नजर आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो जो एम्प्टी स्पेसेस हैं ये लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं। सही है। और एम्प्टी स्पेसेस को, होल्स को पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया गया, जिसकी बेस पर वही जो कॉन्सेप्ट था वो अगेन जो है जस्टिफाई हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। यहां तक ठीक है। अब आते हैं कंडक्टर्स पे। आपको पता है कि कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको ओहम्स लॉ बताया गया होगा। ओहम्स लॉ मैट्रिक में फर्स्ट ईयर इंटर में आपको बार बार पढ़ाया गया होगा। इस तरह से होता है। अगर आप उसका ग्राफ देखेंगे तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है बेटा। अच्छा, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आप वोल्टेज कंसिडर कर लें, वाई एक्सिस पे आप करंट कंसिडर कर लें। तो इसकी बेस पर अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन रेजिस्टेंस को शो करेगी। किसको शो करेगी बेटा? ये हेलो, रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस को शो करेगी। ठीक है। अगर ये लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है तो हम ये मानेंगे कि रेजिस्टेंस जीरो है। रेजिस्टेंस क्या है? जीरो है। जीरो है। सॉरी, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, जीरो नहीं है। यहाँ देखिएगा, बता देता हूँ मैं। आप वोल्टेज, हाँ जीरो है, सॉरी जीरो। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी हो जाती है। हो रही है सर, हो रही है। हो रही है। ठीक है बेटा। अच्छा, माइक म्यूट कर ले बेटा, किसी के पास से नॉइस जनरेट हो रहा है। ओके, ठीक है भी। तो ये देखिएगा, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो, इट मींस जीरो रेजिस्टेंस। अगर स्लोप जीरो है, स्लोप शो करता है, अगर इस लाइन का स्लोप जीरो है तो रेजिस्टेंस जीरो है। अगर इस लाइन का स्लोप 90 डिग्री, सॉरी 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 उल्टा बोल दिया मैंने। अगर इस लाइन का स्लोप जीरो है तो रेजिस्टेंस वेरी हाई है। और अगर इस लाइन का स्लोप क्या है बेटा? अगर इस लाइन का स्लोप 90 डिग्री है तो रेजिस्टेंस जीरो है। आपने क्या नोट कर लिया कि अगर लाइन, अच्छा ये जो लाइन है, अगर इसको जीरो रेजिस्टेंस के लिए इसको यहां आना पड़ेगा। ये मैंने इसकी लोकेशन गलत बना दी। ये लाइन जब यहां होती है ना, तब हम कहते हैं कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओके। और जब इस लाइन को हम यहां ड्रॉ करते हैं, जब इस लाइन को हम यहां ड्रॉ करते हैं तब हम कहते हैं जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है भी। अब देखिएगा, जैसे जैसे मैं इसका स्लोप कम करता जाऊंगा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जब इसका मैं स्लोप बढ़ाता जाऊंगा रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सर एक बार रिपीट कर देंगे ग्राफ। मैं सर समझ में अगेन, नहीं आई। चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अगेन। देखिएगा, ये देखिएगा बेटा,
ठीक है बेटा, देखिएगा ये जो चीज है ये आपके सामने है। हाँ, 1 मिनट। दिस इज डेल वी, दिस इज डेल वी, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास है, ये वेरिएशन है, ये है डेल आई, ये भी, ये जो है ये भी है डेल आई। आपके पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V ओवर I, इट मीन्स डेल V ओवर डेल I, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, जो आंसर यहाँ पर आएगा वही आंसर यहाँ पर आएगा। इसका मतलब है द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब तक स्ट्रेट लाइन होती है रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। सही। अगर लाइन में कर्वेचर आ जाए, अगर लाइन नीचे की तरफ मुड़ जाए, ठीक है, अगर लाइन यूं मुड़ जाए, देखिएगा अगर लाइन यूं मुड़ जाए तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होना शुरू हो गई। ये देखिएगा रेजिस्टेंस कम हो गई, आगे आके क्या हो गई, पहले ज्यादा थी कम हो गई। इसी तरह अगर हम ये कहें, अब देखिएगा अब आगे जाके बढ़ गई। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अच्छा, दोबारा करें, आपका नाम नहीं आया, फिर से करें। असद खान, असद खान, ठीक है ना, देखिए करें दोबारा से। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया। हेलो, स्लोप समझ में आ गया ना बेटा? यस यस सर, आ गया। अब आप लोग याद, अब आप लोग याद करें, जिस वक्त जिस टीचर ने भी आपको ओहम्स लॉ बताया होगा, उसने कहा होगा कि द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर के बारे में टेम्परेचर को फिक्स किया होगा उसने, कि ओहम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होता है, ये इस लाइन स्ट्रेट तभी रहती है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना रखा जाए तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं रहती। क्लियर? यस सर। इसका मतलब ये होता है कि कंडक्टर्स में जैसे जैसे आपने करंट पास करना शुरू किया, टाइम गुजरता जाएगा तो हीटअप होता जाएगा। हीटअप की वजह से लाइन की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। लाइन की रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये जो कर्व है, अगर मैं इसको, एक मिनट, ये फिक्स हो गई, एक मिनट, ये लीजिए मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा बेटा, यानी कि हम यूं मान लेते हैं कि ये देखिएगा, ये थोड़ा सा इसको और ऊपर क्लिक कर देते हैं, और ऊपर हो सकते हैं, बस ठीक, इतना ही है। तो ये देखिएगा, ये इस तरह से होता है, जैसे टाइम पास होता है बिकॉज ऑफ हीट अप रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। क्या बता दिए? अच्छा, अभी तक बेटा किसी ने ज्वाइन नहीं किया आपके, इस असदुल्ला ने? चले, कहाँ था मैं? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। अच्छा, कोई बताएगा कि ये जो कंडक्टर्स हैं इनमें बिकॉज ऑफ हीट अप रेजिस्टेंस बढ़ती क्यों है? करंट बढ़ता है सर क्योंकि इनके अंदर जो आपस में वो कोलिजन ज्यादा होता है, मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। यानी कि ये बिल्कुल इस तरह से है, देखिएगा, लेट्स सपोज कि आपके पास एक सर्किट है, मैं हाथ से बनाता हूँ। ये आपके पास ये पावर सप्लाई है, ठीक है, ये वायर है,
ये आगे यहाँ पर आपके पास एक अलग रेजिस्टर यानी कि ये बल्ब लगा हुआ है और ये वायर जुड़ गए, सर्किट कंप्लीट हो गया। ये जो है वो पार्ट है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसकी रेजिस्टेंस को आप मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने क्या बताया कि जब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है तो यहाँ पर ये जो सीरीज में एम मीटर लगा हुआ है, एक यहाँ पर हमने अक्रॉस द बल्ब वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? वोल्ट मीटर। और एक सीरीज में एम मीटर लगा हुआ है। इनका हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है, वोल्टेज वर्सेस करंट। रीडिंग्स हम ले रहे हैं, नोट कर रहे हैं, और जब इन रीडिंग्स को प्लॉट करते हैं तो हमें ये नजर आता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम हीट अप ये बल्ब गर्म होता जाता है, वैसे वैसे लाइन का स्लोप कम होता जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ रही है। बट रीजन ये है कि ऐसा होता क्यों है, ये कम क्यों नहीं होती, बढ़ती क्यों है? दिस इज द क्वेश्चन। एनीबॉडी नो इट? सर जब टेम्परेचर ज्यादा होता है ना तो कोलिजन ज्यादा होता है आपस में इलेक्ट्रॉन्स और वो न्यूक्लियस जो है ना सर, फिर इसी वजह से वो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है सर। वो जो खास टाइम पर अरेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पहले सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ से डिसलोकेट होते हैं सर थोड़ा। सही, ठीक है, इनकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, बात सही करें। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नहीं, आपके पास जितने भी मटेरियल्स होते हैं कंडक्टर्स, वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। किस स्टेट में पाए जाते हैं बेटा? लेट्स सपोज ये, हाँ, ये एटम्स हैं, ये कॉपर के एटम्स हैं जो एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज्ड हैं। जब प्योर होता है ना, वो अपना एक क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। एटम क्या बनाते हैं? सॉलिड में एटम नजदीक नजदीक आ जाते हैं ना, तो वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ अपने आप को सेट कर लेते हैं। इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस। ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ एटम्स के। क्या बना रहा हूँ? ये एटम के न्यूक्लियस बना रहा हूँ। रदरफोर्ड मॉडल में आप पढ़ चुके हैं कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, तो जो ज्यादातर मास है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट करता है। अगर न्यूक्लियस से कोई चीज कोलाइड करे तो वो रिटर्न बैक हो जाती है, अदरवाइज पास हो जाती है। ऐसा ही होता है सर। ये एटम्स हैं ये, ठीक है। और इनके जो शेल्स हैं एटम्स के, ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। ये देखिएगा, ये शेल्स हैं, वैलेंस शेल्स हैं, ये आपस में, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, ओवरलैप हो रहे हैं। छोटे बड़े बन जाएंगे, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा बेटा, ये इस तरह से होते हैं। मेरे ख्याल में इतने काफी हैं। एक तो और बना देता हूँ ताकि इलस्ट्रेट में ठीक से कर सकूं। कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? नो सर। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्यों हैं, ये दो बातें मैंने बतानी थी। पहले ये इस डायग्राम से मैंने आपको दो बातें समझानी है। पहले तो जो बात डिस्कस हो रही थी वो समझा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, ये न्यूक्लियस हैं, यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों होते हैं ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेट सपोज के ये जो इलेक्ट्रॉन्स, करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन है। सॉरी,
ये करंट की डायरेक्शन है बेटा, करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, अगर ये जो एटम्स हैं ये स्टेशनरी स्टेट में हो, ग्राउंड स्टेट में हो, तो तब तो ये स्पेस खाली होती है, बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये जो बिल्कुल स्टेशनरी स्टेट में होंगे, ऐसा तो तब होगा जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मींस 0 केल्विन पर ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कि हमारे तमाम सर्किट्स रूम टेम्परेचर पे वर्क ऑपरेट करते हैं। रूम टेम्परेचर पे सराउंडिंग में बहुत सारी हीट एनर्जी होती है, इसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी ये जो एटम्स हैं अपने क्रिस्टल में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? हेलो, वाइब्रेट करना। तो जितना ज्यादा सराउंडिंग में हीट एनर्जी होती है उतना ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, जितना कम एनर्जी होती है उतना कम वाइब्रेट करते हैं। बिकॉज ऑफ दीज वाइब्रेशंस जब इलेक्ट्रॉन्स पास आउट होते हैं यहाँ से, तो वो बार बार अपने सामने आने वाले न्यूक्लियस से यानी कि एटम से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और टकराने से उनकी जो मूवमेंट है वो सीज होती है, कम हो जाती है। इसको अगर आप ग्राफ पे शो करेंगे तो यूं शो कर सकते हैं कि दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपने वाई एक्सिस पे हमने ले लिया वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या ले लिया बेटा? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम। आपको पता है कि जब आप इस पीस के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है चार्जेस पर फोर्स अप्लाई करेगा। ये डायरेक्शन, ये पोटेंशियल की डायरेक्शन है। ये मैंने मूर्ति बना दी थी, ये सीधी कर देता हूँ, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला तो आप पढ़ के आए हैं, F इज इक्वल टू ma, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब इस पर अप्लाई होती है, जब फोर्स किसी भी पार्टिकल पर अप्लाई होती है तो बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ये तो आपने पढ़ा है ना, F इज इक्वल टू एम ए, एफ ओवर ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ फोर्स इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है। इस तरह गाड़ी को आप रेस लगाते हैं, अचानक कोई आगे आ जाता है, फिर ब्रेक लगा देते हैं, स्लो हो जाती है, फिर स्पीड बढ़ाने के लिए रेस देते हैं। जब ट्रैफिक जैम होता है, ऐसे ही होता है ना, तो बार बार ब्रेक लगाने से आपकी स्पीड टूट रही होती है, आपकी स्पीड कम हो रही होती है, तो ओवरऑल आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड कम हो जाती है। हालांकि मैंने लड़कों को देखा बहुत ज्यादा रेस दे रहे होते हैं, लेकिन उनका ये होता है कि इधर रेस दी फॉरन ब्रेक, रेस ब्रेक, रेस ब्रेक, रेस ब्रेक, ऐसे चल रहा होता है। यस सर। तो बिल्कुल यही फिनोमेना इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, बेचारे के साथ, ठीक है। और जब हम इसकी मूवमेंट को देखते हैं तो हमें एक स्टेडी, यानी कि जब एवरेज निकालते हैं स्टेडी मूवमेंट, ये बहुत कम मिलती है, वैसे ये रैंडम बहुत ज्यादा होती है। तो इस मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो करता है। तो यहाँ आपने क्या नोट किया कि बिकॉज ऑफ हीट अप दीज आइटम्स वाइब्रेट्स, देयर वाइब्रेशंस क्रिएट्स मोर कोलिशंस एंड मोर कोलिशंस डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ करंट, increases the resistance of the material, okay? यही वजह है कि यानी कि यूं समझे कि जिस तरह जब रोड पर बहुत सारा ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक क्या है? कैरियर्स हैं। ट्रैफिक मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, बाइक, कार, बसेस, ये सब क्या हैं? ये कैरियर्स हैं जो आपको आपके ऑफिस से घर और घर से ऑफिस पहुंचा सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कैरियर्स हैं जो चार्ज को एक सिरे से दूसरे, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा सकते हैं। जिस तरह गाड़ियां ट्रैफिक में जैम हो जाती हैं तो आपको घर पहुंचने में देर हो जाती है, आपका रास्ता दुश्वार हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम। गाड़ियां इधर उधर टकरा रही होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ, लोग लड़ झगड़ रहे होते हैं। सेम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ कोलिशन इनकी मूवमेंट भी सीज हो जाती है, तो इनकी मूवमेंट भी बहुत कम हो जाती है और करंट कम हो जाता है। हम कहते हैं हीट अप करने पर मटेरियल की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जी।
यस सर क्लियर। अब ये अब दूसरा क्वेश्चन कि ये इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं? मेरे ख्याल में चीजें थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, मैं जरा टॉपिक के उसके मुताबिक चलता हूँ। हाँ ये देखिएगा बेटा, यहाँ पर पहले ये देख लें, यहाँ से देख लें, ये न्यूक्लियस है। केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए, ये फर्स्ट शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सेकंड शेल है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर इसमें 18 हो सकते हैं मैक्सिमम, फिर उससे आगे। तो ये जो इनर शेल्स हैं और आउटर शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल, कहते हैं कि नहीं कहते? केमिस्ट्री में आपने शेल 1, शेल 2, शेल 3 एंड वैलेंस शेल, जो चीज वैलेंस शेल से एस्केप कर जाए हम कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन, एटम आयोनाइज हो गया, अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। केमिस्ट्री में आपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी पढ़ा है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो गैसियस स्टेट में किसी भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ग्रिप से फ्री करवाने के लिए यूज होती है, रिक्वायर्ड होती है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में मटेरियल्स आपके पास सॉलिड स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में, ना लिक्विड स्टेट में होते हैं ना गैसेस स्टेट में होते हैं, ओनली सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में एटम्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, और नजदीक नजदीक होने की वजह से इनके जो शेल्स हैं वो ओवरलैप होना शुरू होते हैं। तो इसलिए हम अपनी टर्मिनोलॉजी भी चेंज कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि अब हम इन्हें शेल नहीं कहेंगे, ये शेल 1, ये शेल 2, ये शेल 3, इन तीनों को मिलाकर हम एक ही नाम देंगे, इन्हें हम कहेंगे बैंड्स। ये देखिए, ये इनर बैंड्स हैं, इनर बैंड्स का हम जिक्र ही नहीं करते। हम कहते हैं कि हमारे पास 2 बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जब एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस की ग्रिप से फ्री हो जाता है तो हम कहते हैं कि नाउ दिस इज इन कंडक्शन बैंड। अब वो एक एटम से दूसरे एटम के पास जा सकता है, एक एटम से दूसरे एटम के पास जा सकता है। ठीक है, जिस तरह बॉयज को घर में परमिशन होती है ना, जहां जाएं जहां आए, जहां से आए जहां जाएं, कोई खास रुकावट नहीं होती। गर्ल्स को खास तौर पे पूछताछ होती है, तो एक किस्म से वो वैलेंस बैंड में होते हैं। उन्हें हर चीज के लिए परमिशन ग्रांट करना पड़ती है, मांगना पड़ती है। बॉयज को फ्रीडम होता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर जब तक इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में रहते हैं वो फ्री नहीं होते, और जब वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं वो फ्री हो जाते हैं। अब सवाल ये है, मैंने एक्सप्लेन ये करना है आपके सामने, ये देखिएगा, दीज आर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में ये दिखाया गया कि दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज वैलेंस शेल। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको फ्री होने के लिए ये बहुत सारी एनर्जी चाहिए। जब इनको ये एनर्जी मिलेगी तब जाके ये एस्केप कर पाएंगे। जैसे ही एस्केप कर जाएंगे तो ये कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। हम कहेंगे इंसुलेटर ब्रेकअप हो गया, ब्रेकडाउन हो गया और करंट पास होना शुरू हो गया उसमें से। हर इंसुलेटर की लिमिट होती है, वो कितना वोल्टेज, कितना पोटेंशियल बर्दाश्त, कितनी रेजिस्टेंस अफोर्ड कर सकता है, यानी कि कितना वोल्टेज वो अपोज कर सकते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सेमीकंडक्टर है, देखिएगा यहाँ पर गैप कम है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए, और यहाँ पर क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इट मींस नो एनर्जी इज नीडेड टू गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। सर कुछ स्टूडेंट्स परमिशन मांग रहे हैं क्लास में ज्वाइन करने की। बेटा आवाज नहीं है उनका, जो ना कितना, एक ही स्टूडेंट है अभी तक, एम साकिब अली। जी सर यही है। यही, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि ये वैलेंस, देखिएगा आप, कंडक्टर्स में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, लिखा हुआ है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप। यहां पर एनर्जी चाहिए, यहां पर एनर्जी चाहिए। क्वेश्चन ये कि हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे होता है? आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए गैसियस स्टेट में भी जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, जिसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यहाँ तो है ही सॉलिड स्टेट में।
हम कहते हैं कॉपर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, गोल्ड में, मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम तो कोई एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करते और वो पहले से फ्री होते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? सर वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स कम होता है सब इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा, कुछ और? चले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक घर में, यानी कि एक आदमी बड़ा है, उसी की चलती है, परमिशन वगैरह सब कुछ, आप आने जाने के लिए बच्चों को उसी से परमिशन लेना पड़ती है, तो बच्चे बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, आ जा नहीं पाते ज्यादा। लेकर उनको ये पता चल जाए ना कि उनको अपनी मदर से ही परमिशन मिल सकती है, उनको अपने फादर से ही मिल सकती है, उनको अपने चचा से भी मिल सकती है, दादा दादी से भी मिल सकती है, तो उनके पास फ्रीडम आ जाता है कि जिससे मौका मिला परमिशन ले ली, वेट नहीं करना पड़ता कि नहीं मम्मा आएंगी या फादर आएंगे तो ही परमिशन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा ही होता है ना कि एक से ज्यादा लोगों के अंडर इफेक्ट होता है तो उससे परमिशन वगैरह जल्दी मिल जाती है। तो इसी तरह यहाँ देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर ये आपके सामने एक एटम बनाता हूँ, ये न्यूक्लियस है और देन ये इसका वैलेंस शेल है, ठीक है बेटा? देखिएगा इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये एक ही न्यूक्लियस के अंदर इफेक्ट होगा, इसलिए ये यहाँ से स्किप नहीं कर सकता जब तक इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड ना की जाए। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? हेलो? आ रहा है सर, आ रहा है। लेकिन इस एटम का इलेक्ट्रॉन जिस वक्त यहां पहुंचता है तो वो दो न्यूक्लियस के अंदर इफेक्ट आ जाता है, एक ही जितना। वो जब इससे आगे आता है तो ये बिल्कुल चांस होता है कि वो इधर मुड़ने के बजाय इधर मुड़ जाए, इसलिए कि वो ये तमीज नहीं कर पाता कि वो एक्चुअली था किसके साथ। ठीक है? अब देखिएगा जैसे ही अगर ये इधर मुड़ गया तो यहां से ये इस एटम के पास आ गया, इससे ये इसके पास आ सकता है, इससे इसके पास आ सकता है, इससे इसके पास, इससे इसके पास, बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग। ये जो वैलेंस शेल एक दूसरे के एटम्स के आपस में ओवरलैप करने लग गए हैं, इनकी वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बगैर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लिए, बगैर कोई स्पेशल किस्म की परमिशन के, बड़े आराम से इस न्यूक्लियस के इफेक्ट से इसके इफेक्ट में आ जाते हैं, यहां से इसके पास, यहां से इसके पास, यहां से इसके पास। आगे समझ में? नो एक्स्ट्रा परमिशन रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम के पास चला जाए, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास एंड सो ऑन, तो हम कह सकते हैं कि नाउ दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हेलो? तो कह सकते हैं ना। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं इनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना पड़ती, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्टनेस। ये जो सॉलिड स्टेट में एटम एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं, इनके वैलेंस शेल्स ओवरलैप करना शुरू हो जाते हैं। Just because of overlapping, electrons needs no extra energy to move from one atom to another atom. That's why we call them free electrons. ठीक है भी? कंफ्यूजन है? बताइए। कि यहाँ देखिएगा कोई बैंड गैप नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। यहाँ पर बैंड गैप है बट कम है, यहाँ पर बैंड गैप ज्यादा है। तो दो क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए। नंबर 1, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं। नंबर 2, जब हीट अप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कम क्यों हो जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ क्यों जाती है। ठीक है? अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर्स की तरफ। सेमीकंडक्टर्स में फिनोमेना बिल्कुल रिवर्स होता है। मैंने एग्जांपल दी थी ना कि जब रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक हो
तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, आपको घर पहुंचने में दुश्वारी होती है, देर हो जाती है। ऐसा सिर्फ ट्रैफिक जैम में नहीं होता, अगर रोड पर बहुत कम ट्रैफिक हो, ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर हो, तो भी आप घर देर से पहुंचते हैं। सही कह रहे हो, गलत कह रहा हूं? यस सर। ऐसे ऐसे ही है। हाँ सर। तो सेमीकंडक्टर्स में रूम टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, अच्छा एक मिनट, ये जो बात मैं अभी बता रहा हूँ ना, इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, तो आगे आके डिस्कस बता दूंगा मैं। सही है, इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे स्टॉप कर दें। अब ये देखिएगा, आपके पास ये सिलिकॉन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कॉपर का एटम है, जो कि मेटल है, कॉपर आपको पता है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर ये सिलिकॉन का एटम है, ये जर्मेनियम का एटम है, दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.7 वोल्ट है, 73 वोल्ट है, जो कि ज्यादा है और बेहतर है। जर्मेनियम का कम है। क्यों कम है जर्मेनियम का? इसलिए कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस से दूर है, कम एनर्जी चाहिए होती है इन्हें स्किप करने के लिए, तो इनका बैरियर पोटेंशियल जो है ना वो 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन का ज्यादा होता है। ओके, अब ये देखिएगा, चाहे मेटल्स हों या सेमीकंडक्टर्स हों, एटम अपने आप को एक प्रॉपर वे में अरेंज कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये जो सिलिकॉन का एटम है अपने 4 नेबरिंग एटम से बॉन्डेड है। बेटा किसी का माइक आई थिंक ओपन है, म्यूट कर ले। ये बेटा ये एटम है, देखिएगा अपने नेबरिंग एटम से बॉन्डेड है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन नेबर्स का यूज कर लिया और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। केमिस्ट्री में आपको बताया गया होगा कि बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी को अगर बॉन्डिंग डायग्राम में शो करना हो तो फिर इस तरह से शो करते हैं। एक ही चीज है, ये सिंप्लीफाई करके क्या करने के इलस्ट्रेट शो किया गया है और यहाँ पर डिटेल्स के साथ शो किया गया है। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग डायग्राम है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं। ये माइनस के साइन है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव साइंस ये इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं कि जो बॉन्डिंग में यूज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बाकायदा इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं। इसके बाद देखिएगा कि आपके पास चूंकि कोई भी मेटल के सेमीकंडक्टर का पीस होगा, वो जाहिर है उसमें तो मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, एटम का साइज तो बहुत छोटा होता है ना, तो ये देखिएगा अपने आप को इस तरह से प्रॉपर वे में अरेंज कर लेते हैं। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं हम? क्रिस्टल लैटिस। इसमें हमें नजर आता है कि एटम्स किस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, किस तरह से इनके बीच में बॉन्डिंग बनती है। यहाँ देखिएगा तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो चुके हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होगा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर, 0 केल्विन पर ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूँ। बट रूम टेम्परेचर पर चूंकि आपको पता है सराउंडिंग में एनर्जी होती है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी बॉन्डिंग में मौजूद नहीं रह पाते। इस तरह मैंने इससे पहले आपको बताया था कि एटम आयोनाइज हो जाते हैं। तो ये देखिएगा बेटा, ये एटम के इन टर्म्स ऑफ एटम बॉन्डिंग डायग्राम में दिखाया है और ये एनर्जी डायग्राम में शो किया है। ये 2 एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड थे। देखिएगा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में दोनों के यूज हो गए थे, बट ओनली बिकॉज ऑफ हीट इन सराउंडिंग। ये जो हीट एनर्जी थी ना सराउंडिंग में आसपास, जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, इस एनर्जी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड होकर इस बॉन्डिंग से स्किप कर गया, फ्री बन गया, फ्री हो गया। तो यहाँ ये देखिए क्या दिखाया, यही दिखाया कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स था जो वैलेंस शेल में था, इससे एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, सराउंडिंग से हीट एनर्जी मिली और ये स्किप करके फ्री हो गया और कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में चला गया। कहाँ चला गया बेटा ये? हेलो, कंडक्शन बैंड में चला गया। तो बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इन सराउंडिंग, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते रहते हैं। रूम टेम्परेचर पर ऐसा होता रहता है। ये देखिएगा,
नजर आ रहा है? और बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्किप कर गया, इलेक्ट्रॉन स्किप कर गया, इलेक्ट्रॉन स्किप कर गया, इलेक्ट्रॉन स्किप कर गया। अच्छा, जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा उसकी जगह पर एक खाली जगह जिससे होल क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स अपने स्किप करेंगे तो 10 होल्स भी क्रिएट हो जाएंगे। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ईच फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स अ सेपरेट होल। तो इसलिए जब भी एक इलेक्ट्रॉन स्किप करेगा साथ में एक होल क्रिएट होगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। क्या कहेंगे हम? थर्मल एनर्जी क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। थर्मल एनर्जी की वजह से सिलिकॉन क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज कैरियर। होल क्या है? चार्ज कैरियर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते रहते हैं, बल्कि जो पहले से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएटेड हैं वो बिकॉज ऑफ रिकम्बाइनिंग इलेक्ट्रॉन एंड होल वो खत्म भी होते रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पानी जो है ना, उसी टेम्परेचर पर जब पानी वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो रिवर्स डायरेक्शन से हमें क्या नजर आता है कि वेपर से पानी लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। एट द सेम टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर ही वाटर वेपर से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है और बॉइलिंग पॉइंट पर ही वाटर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यानी कि कंडेंसेशन का फेनोमेना और वेपराइजेशन का फेनोमेना दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं दोनों फेनोमेना एक साथ होते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडेंसेशन डिक्रीजेस, वेपराइजेशन इंक्रीजेस। व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस कंडेंसेशन इंक्रीजेस, वेपराइजेशन डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है कि अगर आप से गर्मियों में पानी फर्श पे गिर जाए बहुत जल्दी सूख जाता है, सर्दियों में इतना जल्दी नहीं सूखता। ठीक है, तो आपको पता ही चलता है कि जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है गर्मियों में तेज होता है, सर्दियों में कम होता है, स्लो होता है। इसी तरह अगर आप गिलास में ठंडा पानी डालें उसके बाहर आपको बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन पानी बन जाता है। अगर यही फेनोमेना आप सर्दियों में रिपीट करेंगे तो बहुत ज्यादा पानी बनेगा, गर्मियों में कम बनेगा। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? हेलो, यस सर। ऐसे ही होता है ना? यस सर, यस। तो जिस तरह ये दोनों फेनोमेना एक साथ वाकया होते रहते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन एंड देयर रिकॉम्बिनेशन दोनों सेम टाइम पर अकर करते रहते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन का रेट बढ़ जाएगा, रिकॉम्बिनेशन का रेट कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन का रेट कम हो जाएगा। और नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ये बैलेंस्ड होते हैं। दोनों फेनोमेना क्या हो जाते हैं? बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे होते हैं पुराने उतने ही रिकम्बाइन करके हिसाब बराबर कर देते हैं। आ गया समझ में कि नहीं आया? हेलो, यस सर। तो ये देखिएगा ये हीट एनर्जी की वजह से ऐसा होता रहता है। तो जब हमने मान लिया कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स यानी कि होल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। बट दोनों एग्जैक्टली सेम तादाद में होते हैं। बेटा इस क्लास के बाद कोई क्लास आप लोगों की बताइएगा? यस सर। चले यस सर। बस मैं वाइड अप कर रहा हूँ। इंग्लिश की इंग्लिश। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ बोले। सर आपने जो ये रिकॉर्डिंग की है आप YouTube पर अपलोड करेंगे फिर गूगल क्लास? नहीं गूगल क्लास पे। सर आप अपने नोट्स गिवन करेंगे? बेटा ये मैं बुक में जो हाईलाइट कर देता हूँ वो प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने इससे पहले जो पीपीटी बनाई थी कुछ वो दे देता हूँ। नोट्स हमेशा आपके अपने होते हैं। यस जो आप नोट करते हैं ना वही आपके लिए नोट्स होते हैं। हाँ, कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं जिन्होंने नोट किया होता है वो भी उन्हें भी लोग नोट्स मान लेते हैं। सर स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। हाँ वो शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। ओके। ठीक है सर।
ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।